तो मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। तो ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, हम्म वो बहुत ही वीक एसिड होते हैं। यार अर्णव गोयल मतलब वगैरह लेस प्लीज ऑन आयोनाइज। कर लो यार, हाथ जोड़ रहा हूँ यार, प्लीज ऑन हाँ कर तो लो वीडियो मेरे ऑन यार। है मेरा। बाकी के ऑन कर लो यार प्लीज, नहीं बाहर कर दूंगा 2 क्लास बाद, फिर मत कहना यार कि हमें बाहर कर दिया यार। करे 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 करे। हाँ बोलो, बोलो जल्दी हाँ बोलो, सर। क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड्स? तो ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, वो वीक होते हैं और सर लेस आयोनाइज होते हैं। वही इनऑर्गेनिक एसिड जो हम लोग बनाते हैं वो पूरी तरह आयोनाइज होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एनीवन एल्स? कोई और प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक एसिड्स की? हाँ जी रुद्रांश शर्मा। सर जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो मेनली कार्बन से बने होते हैं, और जो मैनुअल या इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हम लैब्स में बनाते हैं सर, किसी से भी बन सकते हैं वो। ओके, एनीवन अदर कैन टेल एनी डिफरेंस इन बिटवीन? बेटा एक जो सबसे बड़ी बात थी सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली अगर हम उनको इनऑर्गेनिक एसिड्स को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, पर अगर हम वहीं ऑर्गेनिक को डालें तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। ओके देखो कुछ चीजें हमने बताई थी लास्ट क्लास में, वो ये और थी कि इन ऑर्गेनिक एसिड्स में सर कार्बन प्रेजेंट रहते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक में नहीं रहते। बिल्कुल एक एग्जांपल ऐसा रहता था जिनमें वो इनऑर्गेनिक एसिड्स में कंसीडर होता है मिनरल एसिड है, बट उसमें कार्बन भी होता है, तो शायद किसी को H2CO3 सर, H2CO3। हाँ जी कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें कि इसमें एक यार देखो एसिड बेस्ड सॉल्ट जो है आपका, हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे एसिड बेस्ड सॉल्ट से, मे बी ना पूछे, ऐसा हो सकता है कभी कभी, लेकिन आपका जो ये एसिड बेस्ड सॉल्ट है वो यूज आएगा आपके मोल कॉन्सेप्ट में टाइट्रेशन करते वक्त, तो आप ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, ठीक है, क्योंकि एक्स फैक्टर वगैरह वहां पे निकालना पड़ेगा, तो आप प्लीज सही से पढ़ लेना। अब यहाँ पर क्या है, एसिड बेस्ड पीएच वैल्यू भी इसका यूज पड़ता है, पीएच वैल्यू का क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते ही आते हैं, तो इतना तो पढ़ लेना। क्लास में तो कराई थी। चलो ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड बात कर चुके हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एक डिफरेंस जो बताना था वो मैं बता देता हूँ। ये कुछ ऑर्गेनिक है और ये कुछ इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक के अंदर सबसे बड़ी बात थी कि एक सबसे बड़ी बात थी इसके पास कार्बन प्रेजेंट था, इसके पास कार्बन नहीं था, लेकिन एक एसिड हमारे पास ऐसा भी था H2CO3 नाम का कार्बोनिक एसिड, जिसके पास कार्बन था लेकिन फिर भी वो मिनरल एसिड में कंसिडर होता था। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे थे तो वीक एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड थे तो वीक और वीक होते हैं, वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो जो होते हैं उनमें कोई बताएगा सबके नाम? सर H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4, खत्म हो गए। और HBr, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, इतना ही बताए थे हमने। यस सर। इसमें है ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड से कहने का मतलब है वाटर में डालते ही पूरे पूरे आयनाइज होते हैं, ये मतलब फुल्ली आयनाइज्ड होते हैं या कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। तो ये तो हमारा बेस्ड ऑन द अकरेंस था कि उनको पाया कहां पे गया था। अगर आप सही से समझो तो इनऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स थे जिनको मिनरल की मदद से हमारी लैबोरेटरीज में बनाया गया है या कहीं ना कहीं हमने उनको डिजाइन किया है। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड से जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे चींटी के मुंह में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत मैंने दिए भी हुए हैं, इसमें एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी। नेचुरल सोर्सेज में जैसे सिट्रिक एसिड है, फ्रूट में पाए जाते हैं, फॉर्मिक एसिड है ये बीज वगैरह में पाए जाते हैं, आंट्स में पाए जाते हैं, मैलिक एसिड है एप्पल में पाया जाता है, ओलिक एसिड है ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। इसमें कई सारे टाइप के दिए हुए हैं, आप चाहो तो इनको एक बार याद कर सकते हो, और एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए, मतलब 10 तो कम से कम पता ही होने ही चाहिए अलग अलग टाइप के एसिड्स के नाम, जो किस अलग अलग कुछ डिफरेंट एनिमल्स में या प्लांट्स में पाए जाते हो। तो आप याद करें ना, सिर्फ 10-12 एसिड्स दिए गए हैं पेज नंबर 4 पे आपकी बुकलेट के अंदर, इसलिए बुकलेट टू बुकलेट चल रहा हूँ, ध्यान से सही से पढ़ना, आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है भैया। तो एसिड्स हमारे पास दो टाइप के थे, दोनों टाइप हमने बता दिए हैं क्लासिफिकेशन में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अभी हम क्लासिफिकेशन का एक नया तरीका ढूंढने चल रहे हैं, और वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड बेस्ड ऑन द बेसिसिटी। मैंने लास्ट में कुछ डिस्कस किया था क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड IJSO based on the basicity।
ठीक है, बेसिसिटी से क्या समझते हो यार, तो बताएगा क्या? सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सर बेसिसिटी का मतलब ये है, अगर कोई भी चीज बेसिक है तो पहली बात तो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगी, और सर जो ऑर्गेनिक बेस, और सब बेस 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सर जो हमारे म्यूट योरसेल्फ। कोई और? देखो क्या मैं अगर, बताऊं? हाँ जी बताइए। सर जैसे जो वीक एसिड होगा वो थोड़ा ज्यादा बेस हो, नहीं सर छोड़िए। हाँ जी हाँ जी सही जा रहे हो आप, बता सकते हो, बोलो बोलो। मैं बताऊं दोबारा? हाँ सही जा रहा था ये अरिजीत पहाड़िया, बोलो बोलो। मैं सही जा रहा था सर? हाँ हाँ। अच्छा मेरे को लगा मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं चुप हो गया। नहीं नहीं बताओ। सर जो लेस एसिडिक होगा वो मोर बेसिक होगा, जो मोर बेसिक होगा मतलब मोर एसिडिक होगा वो लेस बेसिक होगा। बेस्ड ऑन द रिएक्शन हम बात करने वाले हैं, चलो कोई बात नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड बेस्ड ऑन द बेसिसिटी, इसका मतलब होता है, अरे प्लीज यार अब म्यूट कर दो यार, दो दे चुका मौका यार, तुम्हें नहीं बता पाया तुम। तो बेस्ड ऑन द बेसिसिटी, अब देखो बात ये है, मान लो हमारे पास एक HCl प्रेजेंट है, मान लो एक HCl प्रेजेंट है, तो कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा? अरे यार इतना भी नहीं पता क्या? सर एक। सर एक। 1। ठीक है, अगर हमारे पास H2SO4 है तो कितने प्रोड्यूस करेगा? 2 सर 2। सर 2। कब प्रोड्यूस करेगा, कब? सर एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वा सर वो सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूंगा तो 2H प्लस देगा। अगर मैं H3PO4 डाल दूं तो ये कितने देगा हाइड्रोजन? सर 3। नहीं, 2 नहीं, देगा। सर 3। 3H प्लस देगा। अच्छा एक बात और बता दो, अगर मैं CH3COOH दे दूं और इसका मैं कंप्लीट आयनाइजेशन कर दूं तो ये कितना देगा हाइड्रोजन? 1। कार्तिक शर्मा 4 कैसे दे देगा यार, मैंने तो लास्ट क्लास में इसको तो IGSO के देगा ना? पहले लेक्चर में बताया था यार। हाँ सर 1। कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो ब्रेकिंग इजीली नहीं हो पाती है। आपको कभी कोई स्पेसिफिक रीजन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका CH3COH है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में Q की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, और ब्रेकिंग जो होती है उसमें कहीं ना कहीं बॉन्ड की ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉन के किसी एक एटम पे जाने की वजह से होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर सकता है और हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है, लेकिन कार्बन वाला नहीं टूटेगा। तो CH3COH में एक ही हाइड्रोजन जाता है बाहर, तो एक इसलिए इसमें एक H प्लस निकलेगा, और वो भी तब निकलेगा जब ये लिखा हो आपके क्वेश्चन में कि कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या? सर एक चीज पूछने की, सर आपने अभी इक्विवेलेंट वेट वाला लेक्चर भेजा था, तो आपने सर उसमें बताया था कि H3PO4 2H प्लस रिलीज करता है। अरे वो यार H3PO3 होता है वो। H3PO3 होता है, H3PO3 होता है, सब कुछ बताया। 3PO2 H3PO3 H3PO4, एक बार फिर से देखना, स्ट्रक्चर देखना उसका, पता समझ में आना है, समझ में नहीं आया फिर आके बताना, फिर से देखते हैं। उसके बाद देखते हैं, मान लो यार प्लीज यार फ्रीक्वेंसी डाउन मत किया करो, फिर यार सब डाउन हो जाता है इधर उधर, तो कर लेना बाद में और कोई दिक्कत होती है तो। हमारे पास जो H2SO4 है 2H प्लस देगा, H3PO4 3H प्लस देगा, और हाइड्रो HCl है वो 1H प्लस देगा। तो हमारे पास सामने दिखाई पड़ रहा है यार, ज्यादा रटने वटने के चक्कर में पड़ो, सामने देख के पता चल रहा है कि 2 1 और 3। अब अगर एक H प्लस देगा और ये 2 देगा और ये 3 देगा, तो HCl जो हमारा है वो कितने बेस से रिएक्ट करने के लिए तैयार है, तो बताएगा? सर एक। वो भी एक बेस से, तब जब बेस के पास भी एक ही हाइड्रोक्साइड निकल रहा हो सकता है कि ये NaOH हो सकता है कि NaOH हो सकता है कि ये CaOH का होल ट्वाइस हो सकता है। तो एक HCl तो भैया CaOH के होल ट्वाइस में जाएगा तो गायब हो जाएगा, पता लगा एक HCl की और जरूरत है। तो अगर किसी एक बेसिक के साथ रिएक्शन करना है, इसको आप रेफरेंस से मत लेना, किसी एक बेस के साथ रिएक्शन करना है जो जिसके पास एक ही OH है, तो कितने HCl की जरूरत पड़ेगी? सर 1। अरे यार एक H प्लस निकलेगा और एक OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और एक ही वाटर देगा। कोई बात गलत है क्या? नो सर। यार इतना कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा है? सब देख रहे हैं ऐसे आगे की तरफ, कोई समस्या है क्या? नहीं सर। ठीक है, एक H प्लस अगर निकलेगा, एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा जो कि हमारे पास जिसके पास एक ही हाइड्रोक्साइड निकल रहा है उस, और जाकर के वाटर बना देगा। अगर एक H2SO4 निकलेगा तो कितने बेस के साथ रिएक्शन करेगा? 2 हाइड्रोक्साइड वाले बेस से। 2 हाइड्रोक्साइड वाले यानी कि डाई वाले से करेगा।
तो इसीलिए जो पहला वाला है वो कहलाएगा एक बेस के साथ कर सकता है, इसलिए उसको मोनोबेसिक। जो दूसरा वाला है वो 2 बेस के साथ कर सकता है, इसलिए उसको डाई बेसिक। और जो तीसरा वाला है वो 3 बेस के साथ या 3 OH के साथ रिएक्शन कर सकता है। भैया AlOH का होल थ्राइज हुआ तो 3 OH तो पहले ही दे दिया, तो ये मत बोलना कि AlOH तो एक ही लिया। मैं बता रहा हूं 3 OH के साथ रिएक्शन कर सकता है तो वो ट्राई बेसिक, और अगर 4 के साथ कर सकता है तो वो टेट्रा बेसिक एसिड होगा। टेट्रा बेसिक एसिड होगा, मतलब बेसिक मतलब इतने बेस से रिएक्शन करने के लिए तैयार है। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं सर। सर। ठीक है, तो भैया ये तो हमने तुम्हें बता दिया कि बेसिक टर्म जो आया है उसको याद कैसे करना है, ऐसे दिमाग में रखना है। लेकिन बुक की जो डेफिनेशन है या जो आप पढ़ने वाले हो वो अलग है, कुछ अलग ही हम बताने जा रहे हैं, वो आप ध्यान से समझना। जो हमारे पास HCl है, ये तो हमने बेस लिखा के बताया क्योंकि आपके मोनो बेसिक डाई बेसिक लिखा हुआ होता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं हो क्या रहा है। अगर मान लो एक HCl होगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक Cl माइनस निकलेगा। एक हाइड्रोजन कितने वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस बना सकता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? सर एक। यार क्लास 8th वालों को तो बताया ही है कम से कम यार, 9th वाले चलो कुछ नहीं आता, लेकिन कम से कम 8th वालों को तो आता ही है यार। हाँ सर आपने क्या बोला था, एक बार रिपीट कर सकते हैं? एक हाइड्रोजन कितने वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना सकता है? एक हाइड्रोजन एक वाटर की रिएक्शन होती है तो एक हाइड्रोनियम आयन बनता है। आपको बता दूं कैसे बनता है, ये पहले ही समझ लो एक बार। एक H+ आता है तो एक वाटर के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि वाटर हमारे पास HOH है, ऐसे कुछ होता है। जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर एक H यहाँ से OH और एक H एक्स्ट्रा लग जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये H3O प्लस बनाता है। मतलब एक वाटर से रिएक्शन करने के लिए एक H+ की जरूरत पड़ती है। तो एक बात बताओ, HCl से निकलने वाले टोटल, एक HCl मॉलिक्यूल से निकलने वाले टोटल हाइड्रोजन आयन कितने वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं? सर एक। सर यार कंफ्यूजिंग है क्या कुछ? नहीं नो सर। सर। जब एक HCl में एक ही हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक ही वाटर से रिएक्शन करेगा, ठीक है? इसीलिए उसको बोलते हैं मोनोबेसिक। तो यहां पर होता क्या है, जब एक HCl लेते हैं और वाटर भी इसके साथ प्रेजेंट होता है तो वाटर में डिसॉल्व होके H3O प्लस बनाता है प्लस Cl माइनस बनाता है। क्योंकि हमारे पास HCl जो होता है वो H+ और Cl माइनस को रिलीज करता है, ये H+ जाकर के वाटर पे अटैक करता है और वो वाटर हमारा H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं सर। तो हमारा पहला टाइप है मोनोबेसिक एसिड। किसी के हाथ में मॉड्यूल हो तो डिफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं नहीं लिखाऊंगा तो बोलोगे मैं लिखाया नहीं गया, तो मैं बोल देता हूं। इफ one molecule of an acid gives 1 H3O plus in the water solution, then it will be called as मोनोबेसिक एसिड। तो ये हमारा हो गया मोनोबेसिक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे HCl है, HNO3 है, यहां पे लिखना 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट, यहां पे भैया कुछ हमने छोड़ दिया तो प्लीज यार, on complete ionization produces 1 complete hydrogen ionization in water, फिर आगे लिखना gives 1 H3O plus in the water, 1 H3O plus, then it will be called as, अब water solution जरूरत ही नहीं है, 1 H3O plus, then it will be called as monobasic acid। जैसे HNO3 हो गया। अच्छा, क्या CH3COOH भी कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद H3O प्लस देगा या नहीं देगा? सर सर देगा।
क्योंकि CH3COH का भी कंप्लीट आयनाइजेशन करने के बाद एक ही हाइड्रोजन निकलता है H+ के रूप में, इसलिए ये H+ वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O+ को प्रोड्यूस करेगा। अभी तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? यार भैया प्लीज, यार प्लीज म्यूट यार। नहीं सर। नो सर। चलो, अगर यही एसिड या फिर यही एसिड में लिख दें कि वन, अब यहाँ पर डिफिनेशन सबकी लिख लेना भैया, वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन इन वाटर गिव्स 2H3O+ डाइबेसिक, then it will be called as the डाइबेसिक एसिड, क्योंकि अब दो आयन दे रहा, दो वाटर प्लस HCO+ दे रहा है, उसको बोलते हैं डाइबेसिक। जो ध्यान देने योग्य बात है वो कुछ और ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा डाइबेसिक एसिड है, ऐसा नहीं होता है कि वाटर के दोनों ही हाइड्रोजन या जो भी हमारे पास एसिड लिया गया है उसके दोनों ही हाइड्रोजन इमीडिएटली ब्रेक होकर के इमीडिएटली वाटर से रिएक्शन कर जाएं। वो एक एक स्टेप में चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट था, एक बार में एक स्टेप में केवल एक ही हाइड्रोजन निकलता है। हाँ, अब आपको पता चल रहा होगा, ऐसे हमने बार बार आपको एक बात बताई है, H2SO4 जब जब हमने ब्रेक किया है उसमें ये लिखा है, आप ध्यान से समझो, 2H+ + SO4 - ऐसे ही लिखा है ना? यस सर। यस सर। लेकिन एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। H2SO4 जब ब्रेक करता है तो पहले तो वो पहला हाइड्रोजन देता है, तो यहां पर H+ + SO4 HSO4-, क्योंकि एक हाइड्रोजन प्लस आया है तो एक ही माइनस ऊपर चढ़ेगा इसके ऊपर। उसके बाद दूसरा स्टेप जब होता है तो इसमें HSO4- फिर से रिएक्शन करता है, तो वो फिर से H+ + SO4- देता है। जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड ऑन करते हो तो इस रिएक्शन में यहां पर H2SO4, जैसे हमने अलजेब्रा ऐड किया था यार, इक्वेशन को ऐड करना जो होता है, इक्वल हो तो लेफ्ट साइड राइट साइड में, राइट साइड का राइट साइड, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, अलजेब्रा में इक्वल करके ऐड करते हैं ना, इतना तो पता ही होगा। यस सर। अरे यार पता है या नहीं? पता है। यस सर। H2SO4 + HSO4- गिव्स, यहाँ पर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऐड ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पर 2H+ + HSO4- + SO4-। यहाँ पर HSO4- लेफ्ट में, जैसे X लेफ्ट में भी आ जाए, X राइट में भी आ जाए, तो X से X को कैंसिल कर देते हैं। उसी तरह से जब कैंसिल किया गया तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में H2SO4 और राइट साइड में 2H+ + SO4- बन गया। ये वही रिएक्शन है जो हमने पहले देखी थी, बस ये रिएक्शन है जो हमने वहां पर लिखी थी, वो ओवरऑल कंक्लूजन था रिएक्शन का। दोनों स्टेप को मिक्स करके बताया गया था कि टोटल आयनाइजेशन हो गया है, लेकिन यहां पर हमने एक एक स्टेप में करके दिखाया है। समझ में आया भैया? यस सर। यस तो इस तरह के एसिड्स को कहते हैं डाइबेसिक एसिड्स, ठीक है। और डाइबेसिक एसिड्स की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, यार लिख लेना नीचे यार, बुकलेट में पढ़ लेना यार, उसकी क्वालिटी होती है कि H+ के साथ वो जो H+ रिलीज करता है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना HCO+ बनाने वाला, तो वो स्टेप वाइज करता है। पहले स्टेप में एक वाटर रिएक्शन कर लेगा। अच्छा, क्या आपको लग नहीं रहा है कि जब एक H+ निकल के आ गया तो यहां पर तुरंत वाटर का अटैक हो जाएगा और ये तुरंत HCO+ बना देगा, और फिर अगला स्टेप चलेगा तो फिर एक H+ आएगा तो फिर से एक वाटर बन जाएगा? क्या आपको नहीं लगा ऐसा? लगा या नहीं लगा। यस सर। यस सर लगा। अरे यार, अगर यहाँ पर 2 H2O डाल दिया होता, यहाँ पर वाटर भी डाल दिया होता तुमने, तो शायद यहाँ पर H+ ना बनाया होता, इसने H3O+ बनाया होता। तो इसी तरह से आप कह सकते हो, यहाँ पर सीधे सीधे HCO+ लिख सकते हो, H2SO4 + 2H2O gives 2H3O+ + SO4-। इसको समझ नहीं आया प्लीज बता दो भैया। डाइबेसिक एसिड। अब ज्यादा समझ में आया। और इसको बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। सर आ गया। जैसे कार्बोनिक एसिड है, अब भैया एग्जांपल में दे रहा हूं, देख लेना बाद में। अब जैसे कार्बोनिक एसिड है H2CO3, अच्छा H2CO3 ज्यादा आयनाइज होगा या H2SO4 ज्यादा आयनाइज होगा? सर H2SO4 ज्यादा आयनाइज्ड होगा, क्योंकि सर उसके अंदर कार्बन है। H2SO4 मिनरल एसिड। और तो वो अच्छा, स्ट्रॉन्ग है। H2CO3 मिनरल एसिड नहीं है? नहीं सर है, उसके अंदर सर कार्बन ये भी है है। मिनरल एसिड। तो पहली बात तो जो स्ट्रॉन्ग है ना, वो हम लोग स्ट्रॉन्ग में H2SO4 पढ़ते हैं, जहाँ की H2CO3 नहीं पढ़ते, तो एक ऑब्वियस रीजन है। हाँ जी, तो जो हमने H2SO4 देखा है, तो H2SO4 क्योंकि H2SO4 के पास
स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है अपने आप को आयनाइज करने की, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी वजह से वो डायरेक्टली सीधे सीधे अपने आप को आयनाइज कर देगा। और जो हमारा दूसरा वाला है H2CO3, वो इतनी तेजी से आयनाइज नहीं करेगा, राइट। तो H2CO3 आयनाइज नहीं करेगा, लेकिन H2SO4 आयनाइज कर देगा इजिली। हाँ, ऐसा नहीं है कि H2CO3 आयनाइज ही नहीं करेगा, ये भी एक तरीके से सिंगल स्टेप और डबल स्टेप में चलता है। तो पहले स्टेप में ये भी HCO3 माइनस प्लस H प्लस, और सेकेंड स्टेप में ये भी HCO3 माइनस जब देगा तो ये CO3 माइनस माइनस प्लस H प्लस देगा। दोनों रिएक्शन को एड ऑन करने पे आप देखोगे कि HCO3 माइनस से HCO3 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर H2CO3 गिव्स CO3 माइनस माइनस प्लस 2H प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलो सर ये जो होता है वो सर स्पेसिफिक ही एसिड्स के संग होता है, ये 2 बार टूटना। क्या सर ये जो आपने अभी 2 बार तोड़े H2SO4 को भी और H2CO3 के साथ, बेटा, H2CO3 आयनाइजेशन को जब भी होते हैं, जब भी एक से ज्यादा आयंस बन रहे हों, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेप वाइज आयनाइजेशन ये होते हैं। और खास करके ऐसे रिएक्शंस में या ऐसे केसेस में जहां पर वीक क्वालिटी हो या वीक आयनाइजेशन हो या कम आयनाइजेशन हो रहा हो, वहां पर तो स्पेसिफिकली ऐसा ही होता है कि आपका स्टेप वाइज चलता है। एक बार H2SO4 तो डायरेक्टली 2H प्लस रिमूव कर भी सकता है, लेकिन H2CO3 नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक वीक एसिड है, वहां पर हाइड्रोजन एक एक करके ही जाएगा। ठीक है भैया? ओके सर। यार कोई दिक्कत है बताना। चलो, तो ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया डाई बेसिक एसिड। तो ट्राई बेसिक एसिड तो कोई बता सकता है फिर तो? हेलो? बिल्कुल सर, बिल्कुल बता यस सकते सर। अच्छा, एक चीज और है, आपके डाई बेसिक एसिड में एक एग्जांपल आप देख के चौंकना नहीं। आपके साथ सीट है, सीट में एक HF लिखा हुआ है डाई बेसिक के एग्जांपल मैंने अभी देखा तुरंत। इसमें जो HF होता है, क्योंकि HF एक डाइमर क्रिएट करता है H2F2 के रूप में, HF और HF आपस में बॉन्ड बना के 2 HF मॉलिक्यूल एक डाइमर को क्रिएट करते हैं। तो HF मॉलिक्यूल को जनरली जब एसिड की तरह से ट्रीट किया था तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकलने की कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए इसको डाइमर के फॉर्म में रखा जाता है। और डाइमर के फॉर्म में रखने की वजह से ही इसको कभी कभी डाई बेसिक की श्रेणी में डाल दिया था। तो यहाँ पर चौंकने की बात नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, HSO4 क्या HSO4 तो एक मोनोबेसिक ही हुआ ना? हाँ सर, लेकिन उसका एग्जांपल तब भी डाई बेसिक में डाला गया है। क्या सर HSO4 का एग्जांपल तब भी डाई बेसिक में डाला गया है सर, आप मॉड्यूल में देखिए। कहाँ डाला गया भैया? सर अरे वो H2SO4 step- है वही हैं? तो सर। क्या सर सर वो कहीं वो ये कह रहा है कि H2SO4 है। H2SO4 प्लस H2O में वो H3O प्लस और अरे सर समझ गया, SO4 समझ गया, माइनस, समझ गया, सब समझ गया। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, उसने समझ आधा गया। पढ़ लिया था। हाँ सर, मैं समझ गया मैंने क्या किया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर क्या बताइए। ये H2F2 के फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है H2 के, नहीं या भैया, फिर नहीं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रीजन से। ओके सर। आगे चल के पता चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जब बताएंगे भी बताएंगे तो बोल्ड हो जाओगे, इसलिए नहीं बता रहे। तो आप ये समझ जाना कि H2F2 है तो ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन फ्लोराइड का डाइमर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ये सामने वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, इसकी वजह से ये डाइमर फॉर्म करता है। बट आपको बता देंगे टाइम के साथ, टेंशन मत सर लेना। डाइमर की हाँ जी, कुछ नहीं सर। ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका डाई बेसिक एसिड। और आपके मॉड्यूल में कुछ सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो, प्लीज मॉड्यूल ओपन कर लो यार, मैं लिखाना नहीं चाहता बहुत ज्यादा। मैं कर लिया। तो डाई बेसिक एसिड में जो पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसमें है ए डाई बेसिक एसिड आयनाइज इनटू 2 स्टेप्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सल्फर, वही चीज जो अभी बताई मैंने कि डाई बेसिक एसिड को जनरली 2 स्टेप में हम डिवाइड करते हैं, तो वही चीज लिखी गई है, पहले में वाटर से रिएक्शन, फिर दूसरे में वाटर से रिएक्शन। और वाटर से, अच्छा एक बात बताओ, डाई बेसिक एसिड को आपको कभी डिफाइन करना है, डेफिनेशन बतानी है, तो क्या बताओगे? कोई बताएगा क्या? कि वो 2 स्टेप्स में सर उसमें स्टेप वाइज आयोनाइजेशन होता है। अरे यार, और वो भी 2 स्टेप्स। डाई बेसिक एसिड का एक डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? सर जो 2 H3O आयंस प्रोड्यूस करे वो डाई बेसिक। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, किसी एक acid मॉलिक्यूल ऑफ एसिड 2 H3O प्लस या 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं तो उसे डाई बेसिक एसिड कहते हैं। वो बेस वाला एग्जांपल मत लेके बता देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। वो मैंने समझाने के लिए बोला था कि आपको बेस से रिएक्शन करना, मतलब एक तरीके से यहाँ पर जब हमने समझाया था, मैंने बोला था कि आपको मैं बेसिक जो टर्म आता है ना,
बेसिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, तो एटलीस्ट दिमाग में वो स्ट्राइक करता है तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि एक याद करने का तरीका है वो। लेकिन आपको जो भी डिफाइन करना है, जब भी डिफिनेशन लिखनी है, आपको यही लिखनी है, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड गिव्स 2H3O प्लस आयन देन इट विल बी कॉल्ड एज अ डाइबेसिक एसिड। अच्छा, जब एक मॉलिक्यूल 3H3O प्लस देगा तो क्या कहलाएगा? ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक। तो ट्राइबेसिक में ट्राइबेसिक लिख देना, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड 3H3O प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, सॉरी 3H3O प्लस रिएक्शन देगा कंप्लीट एनाइजेशन के बाद, तो उसे हम बोलेंगे ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड का एग्जांपल H3PO4। H3PO4। H3PO4 plus H2O gives 3PO4 है एक मॉलिक्यूल, plus 3H3O देगा तो ट्राइबेसिक एसिड हो जाएगा। कुछ बात है क्या? 3H3O plus PO4 minus 3 minus। कोई दिक्कत है क्या भैया? नो सर। नो सर। ये No, sir. रिएक्शंस जो होती हैं, ये जो H3PO4 का टूटना होता है, इसको भी मैं तोड़ के आपको दिखा देता हूं कैसे टूटता है ये। इसमें सर 3 स्टेप में आयनाइजेशन होती है। यार ये हम जब क्लास 12th में थे तब मैंने ये पढ़ा था यार, उसके पहले हम रटा करते। सौभाग्यशाली हम 9th में पढ़ रहे थे। हम तुम तो लोग सर 12th में एक फिर तो आराम पढ़ लिया। करेंगे। सर हमने तो एक तो ही पढ़ लिया। तो 8 वाले तो और भी सौभाग्यशाली। हाँ तो ये और 6 वाले? सर एक तो 6th वाला है सर, वो तो हाँ, वो तो भाग्यशाली है। 6th वाले 9 तक आते आते कितना वो हो जाएगा। गुड ऑब्जर्वेशन। पता चले 9th में बैठ के जेई एडवांस दे दे। हाँ सर। सर आपका ये वाला डायलॉग बहुत फेमस हो चुका है, गुड ऑब्जर्वेशन। ये 3 इडियट्स का रणछोड़ दास छाछड़ 6th क्लास का बच्चा 12th क्लास की क्वेश्चन कर रहा है। ध्यान से देखो इस बच्चे को। क्या ये इक्वेशन सही है? अलजेब्रा जैसी इक्वेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर कोई सर दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा तो फिर भी टफ है। अच्छा लगता है, नहीं अच्छा है सर, अच्छा लगता है। क्यूट इतना क्यूट। बुरा भी नहीं है। सी धराचार्य फॉर्मूला पता है किसी को? हाँ सर। क्या पता है यार, बोलो। सर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट निकाल। रूट्स हमेशा कब पॉजिटिव होंगे और रियल होंगे? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव तब होंगे आपके जब सर मेरे साथ धोखा कर खत्म दिया। हो गए? सर खत्म हो चुके। पता है। इसी के साथ हम लोग मैथ पे आते हुए। सर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप हिंदी में बोल दिया सर, समझ में नहीं आया। क्या था सर? श्री धनाचार्य। श्री धराचार्य फॉर्मूला। अरे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अरे अंडर ये तो पता है सर। b स्क्वायर ये माइनस पता है 4ac इक्वेशन को अपॉन सॉल्व 2a। करने का फॉर्मूला। भैया ये केमिस्ट्री में आएगा तो मैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फिजिकल कैसे मैं गारंटी दे रहा हूँ एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। ये मैं सोचना मैं फर्जी बात कर रहा हूँ क्लास में बैठ के। नहीं सर आप सही बात कर रहे हो, हम लोग सर आप सोचते हैं। फर्जी बात क्यों करोगे सर? ठीक है, तो ट्राइबेसिक एसिड की बात हमने कर ली है कुछ कुल मिला के यहाँ पे। तो जब हम अगर डिफिनीशन लिख रहे होंगे तो डिफिनीशन में हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड गिव्स 3H3O plus if one molecule of an acid on complete ionization in water will give 3H3O plus ion, then it will be called as tribasic acid। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर नो नहीं है सर। ठीक है, सर मस्त समझ आया। चलो ट्राइबेसिक एसिड के भी कुछ एग्जांपल्स है, कुछ इसकी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, एक बार सर आप ये देख लें। फॉर्मूला यूज होने वाला है ना? कौन सा? अरे यार ये तो मैथमेटिक्स का है, तुम्हें नहीं पता क्या ये वाला है? ये तो हाँ पता ही सर होना पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू के लिए होता है। ना भाई। सब ये सर वैसे आपको एक चीज बताऊं, जी बताइए। मेरे को लगता है काश में शिखर 5th में आ गया होता। और मुझे लगता है कि यार हमारी बेइज्जती कर रहे हो। सर ये पॉलिनोमियल चैप्टर में मैं 5th में लगा रहा था, मेरे को अल्फा बीटा बिल्कुल समझ नहीं आया, 2 महीने लगे थे समझने में। सर आप देख लो हमारे सामने हमारी बेइज्जती हो रही है।
इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई। यस सर। यार एक बात बताओ, अच्छी मुझे ना पता है क्यों, पता नहीं क्यों यार ये क्लास मतलब ऐसे, मतलब मैंने सीनियर डिवीजन को बहुत पढ़ाया हुआ है, मैं लगातार 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ 12th वालों को, लेकिन यार मतलब मुझे रेडॉन जैसा बैच कभी मिला नहीं यार। उसमें भी किसी बच्चे ने क्या फिर परसेंटेज बोल दी ना, तो फिर वो मुझे यार बहुत खल गया यार उस दिन, बहुत बुरा लगा तो था। बहुत बुरा लगा यार, दिल पे लग गई सर बात। क्योंकि अरे रेडॉन सर, बैच यार मैं मुझे एक सही चीज में यार आईजीएस तो मेरे को मुश्किल से समझ आती है, पर मैं सबसे ज्यादा मार्क्स रेडॉन बैच में केमिस्ट्री में खींचता हूँ। बेटा आते ही है। यार उसके बाद भी यार तुम लोग यार ऐसे बोल देते हो 4 पेजेस डिवाइड बाई 20 पेजेस, कोई बात नहीं। If one molecule of an acid gives 20/20 if one molecule of an acid on complete ionization in water gives 4 HCO plus ion, then it will be called as the tetrabasic acid. सर टेट्राबेसिक। यस सर। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल जैसे कि आपका आप देखोगे तो सेम सब कुछ वही होगा यार। एक H4SiO4 का एग्जांपल है, इसको भी तोड़ोगे तो ये H3SiO4 में टूटेगा, फिर H2SiO4 में टूटेगा, फिर Si4 में टूटेगा, फिर SiO4 में टूटेगा। तो भैया यहाँ बहुत कुछ होगा, इधर सब देख लेना ऐसा कैसे कैसे होगा। ऐड करोगे तो फिर ये H4SiO4 पूरा पूरा 4S प्लस में और प्लस SiO4 -4 में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये यस सर आगे। कल तुम लोग की मॉर्निंग में क्लास है ना 9 बजे? सर 9 से 11 आपको। यस सर, 9 से 11, 11 से 1। चलो ठीक है यार, तो हमें ब्रेक भी दे देना सर। कुछ खाते पीते नहीं, खुद ही यार तुम्हें बैठ देते रहते हैं। नहीं सर, आप हमें दे देना। सर कल तो लेके आना पड़ेगा सर, कल तो लेके आना पड़ेगा, नाश्ता नहीं हो जाएंगे। पाएगा सुबह। टेट्राबेसिक हो गया, अरे यार ठीक है हम बताते हैं तुम्हें। देखो बेटा एक बात तुमको बहुत बड़ी, चलो बात बताता हूँ, बता दो सर, अब आप छोड़ क्यों रहे हो सब बताइए। देखो यार, तुम अगर अभी सोच रहे हो कि नवंबर है और अभी तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं, या फिर कोई बच्चा ये सोच रहा है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना इस बात को। अगर कोई बच्चा यह सोच रहा है कि धीरे धीरे हम चलेंगे, वक्त के साथ आएगा कि हम एक दिन एक सुहानी रात होगी, जब हम कूद के उस दिन हम सारा पढ़ लेंगे, सब कुछ आ जाएगा और फिर हम बीट करके चले आएंगे, तो पहली बार बता दूं कि तुम्हारी वो सुहानी रात कभी नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूं इस चीज को लेकर के, और ये शायद रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इसमें रिकॉर्ड भी करके दे रहा हूं, इसको कभी कभी जरूर समझना। एक मेंढक होता है ना, अगर शायद किसी ने सुनी हो कभी या कभी किसी ने मुझे बताया था तो मुझे याद है, अगर एक मेंढक होता है, अगर वो क्या कहते हैं, अगर आपने कोई टेम्परेचर पे एकाएक से ना उसको किसी टेम्परेचर पे मान लो 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, ठीक है, अब एकाएक से तुमने उस मेंढक को उस टेम्परेचर वाले वाटर में डाला, तो जैसे हीट लगा कूद के भाग जाएगा वो। उसको पता चल चुका है कि हमारे बॉडी में थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तुरंत चाहता है कि भैया हमारे हमको बॉडी में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरे को कूदना है, तो वो कूद के भागेगा और तुरंत निकल जाएगा। इसी तरह से हर दिन आता है और हर दिन ये स्ट्राइक करता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में कि उनको शायद आगे बढ़ना है और उसके लिए ये दिन तो एटलीस्ट क्रॉस करके जाना ही है, मतलब आज तो कूदना ही है। मतलब जैसा उसके माइंड में हुआ था ना कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वो डाला था उसको तो तुरंत वो कूद के भागा था, वो वियर नहीं कर सकता 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं बताता हूँ वो वियर भी कर सकता है। अगर आपने एक मेंढक लिया और आपने 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाला और वो तुरंत कूद के भाग गया, उसकी जान बच जाएगी और कूद जाएगा, वो दिक्कत नहीं होगी, उसके पास प्रॉपर एनर्जी रहेगी, वो कूद के भाग जाएगा। दूसरी तरफ आपने एक बाउल लिया और आपने टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा और मेंढक उसमें कूद गया, अभी वो मस्त जिंदगी जी रहा है। जब तुमने उसके टेम्परेचर को बढ़ाया और 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया, तो मेंढक ने भी अपने बॉडी का जो उसका पॉइंट होता है ना, जो बॉडी होती है, उसका जो स्किन होता है, उसको वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वियर करने तक लेके जाएगा। और बढ़ाओगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो वियर करेगा, 30 तक बढ़ाओगे वियर करेगा, वो धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे ना, उसको पता चलता रहेगा कि हम थोड़ा थोड़ा अच्छी जिंदगी हमारी चल रही है और थोड़ा थोड़ा हम वियर कर रहे हैं, मतलब आराम से जिंदगी जी रहे हैं, हम सो रहे हैं। एक दिन आएगा जब हम निकल के भागेंगे, अभी तो मजा आ रहा है, ऐसा होगा ना। 70 डिग्री ऐसे करते करते 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचोगे, अब भी वो यही सोचेगा कि मैं अपने आप को वियर कर सकता हूं, मैं आपको उस टेम्परेचर पे वियर कर पा रहा हूं, तो फिर से वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, लेकिन अपने आप को एटलीस्ट मेंटेन करके रखा टेम्परेचर अपने बॉडी का 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे
उस वक्त 80 डिग्री सेंटीग्रेड आपने डाला था तो वो कूद गया था, लेकिन आज अगर वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूदना चाहे बाहर की तरफ तो वो कूद नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास, और वो मर जाएगा तड़बड़ा के, वो नहीं कूद पाएगा, क्योंकि उसने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करवाते करवाते बहुत सारी एनर्जी का लॉस कर दिया है, और अभी उसके पास प्रॉपर एनर्जी नहीं है कि वो उस पार्टिकुलर वाटर के बाउल से कूद के भाग पाए। तो ऑब्वियसली वो भाग नहीं पाएगा, कूद नहीं पाएगा और वहीं रह जाएगा। तो मैं एक बात बोलूं? हाँ जी बताइए सर, ये आपने महारानी में से देखा है? हाँ, महारानी में लोग भड़काते हैं, वो लोग थोड़ी देर पहले हमने देखा था और इसीलिए हम लोगों को बताया, तो हमने को लगा कि हो सकता है कुछ बच्चे हो जिन्होंने महारानी देखी हो। तो बेटा वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो टेम्परेचर है ना, वो वाला रीच करने के लिए तुम्हें यार, अगर हर दिन तुम अगर जाओगे ना, अगर या फिर हर दिन तुम कंप्रोमाइज करते जाओगे अगर अपने डे को, कि हाँ चलो हम अभी तो आज तो मेंटेन कर लिया, अगले दिन पढ़ लेंगे, चलो आज तो छोड़ दिया अगले दिन पढ़ लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा आज शौक लगी, सो गए, अगले दिन सो गए, फिर अगले दिन सो गए, एक दिन आएगा फिर नहीं पढ़ पाओगे, ना तो वो सुहानी रात आएगी और ना तो वो तुम्हारे पास वो करने के लिए वो समय आएगा, तो वो कहीं ना कहीं वो खत्म होने ही वाला है। तो एक तरीके से अभी अगर कूद जाओगे, हर रात कूदोगे, तो हो सकता है आप मेरे पास 3 साल बचे हैं। क्या बेटा 3 साल बचे हैं? अगर कोई बच्चा एडवांस है कि वो 6th में, अगर वो 9th का पढ़ रहा है, तो उसको आगे की सोचना चाहिए, नासा वगैरह में जाने का सोचना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप 6th में होके कि अगर 9 में पढ़ रहे हो, उसके बाद आगे जाके आप कंप्रोमाइज करके वो भेड़, वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी यार किसी ने सुनी होगी, तो अगर आप बाद में कछुआ बन जा, आप खरगोश बन के सो जाते हो आगे जाके, नहीं सर, वो आएगा, तो फिर ये तुम्हारे साथ भी एक तरीके का कह सकते हैं कि वो अनफेयर होगा, और पेरेंट्स के साथ भी होगा। तो ट्राई करना कि वो चलता रहे हमेशा। सर, तो आगे शायद की आपको प्लानिंग समझ में आया पहले से ही होगा। बनी हुई है। कोई बात नहीं, जैसा भी हो, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या प्लान है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो ये महारानी वाला डायलॉग यार जरूर सुनना है यार तुम, ठीक है यार। और यार तुमने अच्छा नहीं किया यार, तुमने जो बता दिया टाइम नहीं है यार, देखने की। तुमने यार याद आ रहा था ऐसे कंटेंट यार खोज के रखा था यार, तुमने यार ऐसे गड़बड़ कर दिया यार। कोई बात नहीं, फिर भी समझ गया ना बात को, कि टेम्परेचर एकाएक रीच करेगा ना, तो तुम हर दिन रीच करवाओ उतना टेम्परेचर, ये मत समझना कि धीरे धीरे रीच करेंगे, उस समय तक एनर्जी लॉस हो जाएगी और तुम फिर रीच करवाने लायक बचोगे नहीं, क्योंकि हर दिन टेम्परेचर चाहिए होता है। पता नहीं, कोई बच्चे तो समझ गए होंगे, कोई बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, सुन लिया, पता नहीं यार, आगे समझ में अच्छी तरह। यस सर, आ गया। चलो, तो हमने बेस्ड ऑन द एसिडिसिटी, बेस्ड ऑन द बेसिसिटी हमने एसिड को डिवाइड कर दिया है, और हम एसिड को डिवाइड करने के लिए एक नए टर्म पे चल रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात करता आया हूं, खास करके मोल कॉन्सेप्ट वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर अभी इसमें तो रेड ऑन बैठी नहीं है कि मेरे को कंप्रोमाइज करना है इस बात को, फिर भी मैं बताता हूं कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, या क्लासिफिकेशन ऑन द कंसंट्रेशन। तो जो हमारा एसिड है वो कंसंट्रेशन के बेस पे भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। तो मैं एक बार और लिख देता हूं ताकि ये थोड़ा शॉकिंग सा ना रहे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द concentration of the acid। कंसंट्रेशन भैया एक तरीके का रिलेटिव टर्म है, रेडॉन में बताया है, मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक तरीके का रिलेटिव टर्म है, अगर कभी भी सोल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, डाइल्यूट हो जाएगा। मान लो वाटर, ज्यादातर हम एसिड में वाटर की बात करते हैं, तो आपके लेवल पे एटलीस्ट आप हमेशा वाटर को कंसीडर करो, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वाटर की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर डाइल्यूटेड रहेगा, अगर वाटर की मात्रा कम है और जो सोल्यूट आपने मिलाया है उसकी मात्रा ज्यादा है, तो एटलीस्ट वो कंसंट्रेशन की श्रेणी में आएगा और वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड दो अलग अलग टर्म्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन भी बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन में पहला है कंसंट्रेटेड एसिड, और दूसरा है डाइल्यूटेड। ठीक है बेटा, तो हमें नहीं लगता कि तब्बे शुक्ला भी नहीं बता पाएगा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड के मतलब क्या होता है। सर बता दूंगा। बता दो फिर। सर कंसंट्रेटेड एसिड कोई भी एसिड तब होता है जब वो एसिड की क्वांटिटी एक सॉल्यूशन में जो आपने बाकी का मिलाया उससे ज्यादा हो, और सिर्फ डाइल्यूट तब होता है जब जो आपने बाकी की चीजें मिलाई है वो एसिड से ज्यादा। जी भैया,
और कोई बोलेगा? प्रभति गुप्ता, प्रबल सिंह, ये सब क्या कर रहे हैं जिंदगी में? क्यों यार ऑफ करके बैठे होते हो वीडियो? इसीलिए नहीं आता तुमको बेटा, प्रॉब्लम यही है, एंगेज रहते नहीं हो, बाद में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। सर सही कहा ना मैंने? हाँ जी बिल्कुल। कोई और बोलेगा? प्रियांशी रावत, हाँ जी बताइए। सर कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें सॉल्वेंट कम होता है, और डाइल्यूट वो होता है जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है। सॉल्वेंट तो ठीक है, एसिड में तो आपके पास जो भी है आपने डाइल्यूशन किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपने वाटर लिया होगा, तो आप एसिड पे कंसंट्रेट करो ना, क्यों आप सॉल्वेंट सोल्यूट पे जा रहे हो? अगर एसिड ज्यादा है इसका मतलब वाटर से तो कंसंट्रेटेड, अगर वाटर से कम है तो सॉरी सर, अगर यस सर, अगर वाटर से कम है तो डाइल्यूटेड। हाँ, ये एक स्पेसिफिक चीज नहीं मानी जा सकती, हो सकता है रिलेटिवली आपने सही बोला है, लेकिन हो सकता है कि अगर एसिड मोल पे डिपेंडेंट होगा ना? हाँ, डिपेंड करेगा मोल पे। अब वहां पे ये है कि हो सकता है कि अब एसिड की जो मात्रा है वो मान लो 60 ml हमारा वाटर है और 40 ml हमारा एसिड है, एक बात। दूसरे में हमारा 15 ml एसिड है और 85 ml वाटर है, तो हम कह सकते हैं यार कि 40 ml वाला जो एसिड है ना वो कंसंट्रेटेड है और 15 वाला डाइल्यूटेड है। क्या हम रिलेटिवली बोल नहीं सकते क्या? यस सर, बोल सकते हैं। हम स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकते कि हमारा हमेशा हमेशा ऐसा होगा कि एसिड की मात्रा वाटर से ज्यादा होगी, हो सकता है रिलेटिवली हम ज्यादा कह पाए अगर दो चीजों को रिलेट करें तो, ठीक है? तो आप उस तरह से भी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन बनेगा एसिड और वाटर के कॉम्बिनेशन में, अगर वो कंसंट्रेटेड है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, डाइल्यूटेड है तो स्ट्रेंथ कम होगी। बिल्कुल 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 यार, वही बात है यार कि अब अगर वैक्सीन कोरोना की लग रही है उसमें पानी मिला के लगा दो तो फिर वो यार नहीं इफेक्टिव रहेगी। अब कोरोना वैक्सीन डायरेक्ट लगाओगे तो ऑब्वियसली वो काम करेगी। पानी को ही क्या, वही मतलब आप सिरप पी रहे हो, अगर खांसी आ रही है सिरप पी रहे हो, अब उसमें पानी मिला के पी लिया तो 2 ढक्कन पीने को बोला, 2 ढक्कन में आधा ढक्कन तुमने पानी मिला दिया, 1 ढक्कन, तो ऑब्वियसली वो कम काम करेगा। कोल्ड ड्रिंक कम है, ज्यादा पीने का मन किया, पिज्जा खाते वक्त पानी मिलाया तो टेस्ट बिगड़ जाता है। बढ़िया बढ़िया, पिज्जा विज़ा तुम खूब खा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला टाइप्स एंड यूजेस ऑफ द सम कॉमन एसिड्स, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, सारे एसिड्स दिए हुए हैं, इनके टाइप दिए हुए हैं, मिनरल है या फिर ये ऑर्गेनिक है, साथ साथ इनका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और इनका यूज दिया हुआ है। तो बेटा जितना एटलीस्ट बुक में है आपको, मुझे नहीं लगता कि लिखाना पड़ेगा, कहो तो मैं इसी की फोटो खींच के तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूं, लेकिन लिखाना ना पड़े यार। होगा तो यार तो कहो तो फोटो खींच के डाल दो, लेकिन प्लीज यार इसको याद करना है तो आपको पढ़ना है एटलीस्ट इसके बारे में यार। तो लैक्टिक एसिड का कैसे याद करेंगे? लैक्टिक एसिड का एटलीस्ट फॉर्मूला मत याद करो, लेकिन कम से कम यार कुछ याद नहीं करना लैक्टिक एसिड में। अब चाहो तो इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट तुम्हें CH3CHOH सर वो तो इंटरनेट पे डाल के मिल, तो ये वाला लैक्टिक एसिड मिल जाएगा। अरे कोई बात नहीं, इंटरनेट नहीं, हम इधर ही बता देते हैं। लेकिन लैक्टिक एसिड ऐसे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि एक ही से अटैच है, एक ही कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल, एक COH अटैच है। शायद आप में कार्बनिक वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है शायद आपकी नहीं आती है, इसलिए आपको शायद नहीं पढ़ाने वाला है मोल कॉन्सेप्ट में, लेकिन फिर भी जितना आता है यार थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक आती है इसमें आईजेसओ में। सर आती है बनाना कार्बन कंपाउंड है क्या? तो कार्बन एनाइड कंपाउंड पाएगा बस, सर आएगा ना सर, थियरसन में दिया है अच्छे से ऑर्गेनिक। आप स्ट्रक्चर है ना सिखाओगे सर, फिजिकल और इनऑर्गेनिक दिया है। तो फिर अपन ऑर्गेनिक पे बात करेंगे, और ऑर्गेनिक पार्ट मेरा थोड़ा स्ट्रांग भी है, तो अपन थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। फिजिकल नहीं है क्या? तो मैं बात पूछूं? अब होता है हर टीचर का अपना वो होता है यार कि एक पार्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो मेरा ऑर्गेनिक रहा है स्टार्ट से, क्लास 12 के लिए भी एक ऑर्गेनिक की बुक ही होती है, तो काफी। यस सर, 3 बुक्स होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। थैंक यू सर को पता नहीं था इसके बारे में। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स में। यहाँ पे अभी लैक्टिक एसिड वगैरह बता दिया हमने यार, इसको याद कर लेना एक बार, इसमें क्या मैं समझाऊं ज्यादा। आते हैं बेसिस पे, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी एसिड्स में, सबको पता चल गया ना? यस सर। ठीक है, तो आते हैं अभी बेसिस पे बात करते हैं। क्या कोई बोलेगा बेस क्या होता है? यार देखो, अगर तुमने एसिड पढ़ लिया है तो बेस में दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से हो जाएगा बेस। सर बेस जो है उसका एक बिटर टेस्ट होता है, और जो बेसिस होते हैं सर उनमें वो सोपी टच होता है। और सर बुक में लिखा है सीधा साधा पहली लाइन, क्या लिखा है? बेस के बाद तो यही पहली लाइन यही लिखी है, बिटर टेस्ट होता है, यही सोपी लिखा टच है। होता है, वही इसमें सर करोसिव एक्शन होता है ऑन स्किन एंड कैन, सर वो हार्म कर सकते हैं, वो तो सभी को पता है, बस सर इतना ही होता है। सबसे बड़ी चीज उसमें OH- आयन होगा।
अच्छा हमें वो पहले मैंने ये बताओ, शुरुआत में बोल ये दिया। बताओ कि क्या सारे एसिड्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं? जो इम्पोर्टेंट नहीं क्वेश्चन है सर, पूछ नहीं लेता नहीं हूँ। नहीं नहीं होते, नहीं सारे सर, नहीं बिल्कुल होते। फ्रूट में भी होंगे ना। सर, क्या? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक सर, एसिड, सारे ये नहीं सारी होते। थोड़ी। अच्छा सर पर जो हमारे ऑर्गेनिक भी होते हैं, उन्हें हमें यानी जितनी क्वांटिटी होती है उतनी में ही लेना चाहिए। एक्सेस लेंगे तो वो हार्मफुल हो सकते हैं। गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अच्छा है। ऑर्गेनिक एसिड भी कम ही हमें लेना चाहिए, और ज्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली हमेशा दिक्कत होती है। एसिड, अब एसिडिसिटी मतलब अगर आपके स्टमक में एसिड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो उसको आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, चीजें बढ़ेंगी तो है ही। तो वो चीज ठीक है, तुमने सही बोली है। बाकी एसिड जो है वो हमारा हार्मफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ कि क्या एसिड को हमेशा चेक करने के लिए, एक बात बताना, एसिड को चेक करने के लिए क्या हमेशा टेस्ट करेंगे? नहीं नहीं सर, सर, सर HCl से भी हो करेंगे। सकता है। सीएल कैसे करेंगे? कर सर सकते हैं। तो कुछ नहीं रह से जाएगा। कर सकते हैं, हम पीएच वैल्यू से कर पर सकते एक हैं। तो तो फिर आसान बात है, करवानी आसान बात है यार, हमारे पास टेस्ट। इंडिकेटर्स। अरे यार आसान बात है, हम टेस्ट कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं खट्टा है तो एसिड है, क्या दिक्कत है? सर HCl HCl H3CO4 HCl, सर सर, उनको आज टेस्ट try करेंगे करूंगा ना HCl तो के सीधा साथ। ऊपर का टिकट कटेगा बिना पैसे दिए। तो सर मैं ऑब्वियसली HCl अगर के साथ ट्राई करता हूँ। HCl है क्या तुम्हारे पास? सर ले आएंगे, फिर ट्राई करेंगे। मत करना बाथरूम ट्राई, में रखा है। अच्छी एडवाइस है, मत करना ट्राई। और सर उसके बाद मजाक कर रहा हूँ। फिर भी हमारा जो एसिड है, हमें जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो तो एक बार टेस्ट किए भी जा सकते हैं, लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं, बहुत डाइल्यूशन की कंडीशन में हो सकता है कि आप उनको टेस्ट कर पाओ, नहीं तो वो टेस्ट नहीं किया जा सकता। एक बार मेरी उंगली जल भी चुकी है हमारे लेबोरेटरी में, तो ये थोड़ा सा ट्राई करना अगर। एक्सपीरियंस दें। हाँ, मैं केमिकल लाइब्रेरी में जली हुई है, मेरी कॉलेज में थी, केमिस्ट्री लैब होती थी फर्स्ट ईयर में, तो उसमें हमारी जल चुकी है एक बार फिंगर। तो बेटा वो जो हमारी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके पास स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक, दिखानी है। नहीं बेटा प्लीज, टाइम नहीं है, HCl प्लीज बाद में बात करते हैं ना। जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके पास स्ट्रेंथ कम होती है, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन रिलेटिवली ज्यादा होती है। हो सकता है कि वो भी स्ट्रांग ना हो, जैसे कार्बोनिक एसिड हो सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, फॉस्फोरस एसिड हो सकता है, तो आप उसमें बोरिक एसिड हो सकता है। तो बहुत सारे एसिड ऐसे भी हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक नहीं है, फिर भी वो वीक हैं, ठीक है, कह सकते हो यार। एक बात बताएं, वो कहते नहीं है कि हर ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होगा, लेकिन हर वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड नहीं होगा, तो ये बात समझ लेना। ये आपने ही कहा था। हाँ यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन, अभी हम बात करते हैं बेस में हमने बता दिया कि बिटर टेस्ट होता है, उसके बाद सोपीन नेचर होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह होते हैं, लेकिन जो हमारा आरएनएस का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेस, जो वाटर सोल्यूशन में क्या दे, OH माइनस। OH माइनस। OH माइनस क्योंकि आयन। H2O के अंदर जब हमारे एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन की थी किसी टाइम, तो हमारा सॉल्ट और वाटर बना करता था। जो वाटर है, वाटर के अंदर कहीं ना कहीं H+ और OH माइनस दोनों है। H+ तो हमारा एसिड वाले पार्ट से आया है, लेकिन OH माइनस बेस वाले पार्ट से आया है। तो बेस कहीं ना कहीं वाटर सोल्यूशन के अंदर या कहीं भी, अब जब ये सॉल्युबलाइज हो रहा है एक्वा सोल्यूशन में, तो वैसे केस में ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलो, तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। जो आरएनएस ने बोला उसके अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया कि वाटर सोल्यूशन के अंदर जो बेस होता है वो OH माइनस देता है। अभी हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस का। क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ सारे तरीके हो सकते हैं। तो हमने अगर एसिड की बेसिसिटी पढ़ी थी, तो आज हम बेस की एसिडिसिटी पढ़ेंगे। अगर हमने वहां पर एसिड्स का स्ट्रेंथ पढ़ा था, तो आज हम बेस की स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। तो चीजें हमेशा वही रहेंगी, बस थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा बस। तो हम बात करते हैं पहले तो उल्टा हो गया क्या, ये सब पूरा उल्टा हो गया। एक तो एसिड को बेस कर रहे, बेस को सर कहाँ पूरा उल्टा हुआ? टीचर तो आप ही और आप सीधे बैठ के पढ़ा रहे हो, आपका उल्टे हुए। गलत बात है बेटा, हमेशा नहीं, किसी टाइम क्लास से बाहर कर दूंगा, उसके बाद फिर वापस नहीं आओगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, प्यार से बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा, गुस्सा मत होना। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिसिटी हो सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑन देयर स्ट्रेंथ हो सकता है, ठीक है।
और Yes, sir. क्लासिफिकेशन हो सकता है कि कंसंट्रेशन पे हो सकता है। तो आगे हम बात करते जाएंगे। तो पहले बात करते हैं, पहला जो आपका टर्म है क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस और एल्कलीज ऑन द। अच्छा, एल्कली क्या होते हैं कोई बताएगा? सर वो बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। गुड। ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो उनको एल्कली बोलते हैं। ठीक है भैया? ठीक है? अरे यार, यस सर। हाँ सर ठीक है। ठीक नहीं है। सर लिख रहे था। तो मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है। पहली बात तो मेटल का हाइड्रोक्साइड अटैचमेंट जो होता है वो बेस होता है। जो हमारा एस ब्लॉक है, जो फर्स्ट ग्रुप है, उनके जो बेसेस है ना, या उनके जो हाइड्रोक्साइड है, वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए उनको एल्कली भी कहते हैं। वो बेस ऐसे बेस हैं जो वाटर में प्योरली डिसॉल्व हो जाते हैं। कोई दिक्कत है? नो सर। तो पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस और एल्कलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। यार यहां पर स्ट्रेंथ बताते वक्त कुछ घपला हुआ है क्या यार ऊपर? सर आपके रहते हुए घपला, आपके रहते हुए सर घपला हो गया ऊपर। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड बताया है ना? यस सर बताया। हाँ सर बताया। 2021 नहीं हुआ, पहली क्लास में ही बताया दिया था। फिर तो ठीक है। चलो चलो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ में एक तो हमारा वीक बेस हो सकता है। पहले तो बेस क्या होता है यही पता चल गया होगा कि OH मैंने साइन देता तो क्लास में बता दिया था। अब इसमें यहाँ पे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, यार इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा। वीक बेस क्या होते होंगे कोई बताएगा? जो बेस वाटर में कंप्लीटली आयनाइज्ड हो उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कंप्लीटली आयनाइज्ड हो उनको स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कंप्लीटली आयनाइज्ड ना हो उन्हें वीक बेस। कोई दिक्कत है? सर ये तो आपने उस दिन ऑफलाइन क्लास में भी समझाया था, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं आ रहे होंगे उनके लिए। ये फुल्ली आयनाइज्ड होगा और ये पार्शियल आयनाइजेशन होगा इसका। ठीक है, जो वीक वाला होगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, अब आपकी स्ट्रॉन्ग बेस पे बात कर लेते हैं। शायद हमने बता भी दिया था क्लास में। आपका जो पहला वाला है ना एस ब्लॉक, उसमें सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस में कंसिडर होते हैं। दूसरे वाले में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के, और बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को छोड़ के स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही हमारे स्ट्रॉन्ग में कंसिडर हो जाते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग में होते हैं? क्योंकि ये फुल्ली आयनाइज होते हैं। क्यों फुल्ली आयनाइज होते हैं तो मैं क्लास में बताया है मैंने, क्योंकि वहां पर जो एनर्जी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पर अट्रैक्टिव ज्यादा होता है इसलिए, और यहाँ पर अट्रैक्टिव कम होता है हाइड्रोक्साइड और मेटल, इसलिए यहाँ पर आयनाइज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम जैसे कंपाउंड जैसे एलिमेंट में, क्योंकि उनका साइज कम होता है तो बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होता है OH के साथ, तो OH को इतनी इजीली निकलने नहीं देता है। ठीक है, निकलने नहीं देता। तो ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड्स में हमने बहुत सारे एसिड्स और आपको बताया, जैसे NH4OH हो गया आपका, NH3 हो गया आपका। ठीक है, अब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक एसिड का ही एग्जांपल हो सकता है, और AlOH का होल थ्राइस हो गया, ये भी एक वीक एसिड का एग्जांपल हो सकता है। तो यहाँ पर निकल रहा है लेकिन पार्शियली निकल रहा है, तो ये फुल्ली आयनाइज नहीं होते हैं, तो इनको वीक एसिड में कंसिडर करते हैं। ठीक है भैया, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, तो ये चीजें। अच्छा यार, यहाँ पर ट्वाइस वाइज थ्राइस वाइज का मतलब तो समझ में आता होगा ना, इसीलिए मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया था। चार्जेस सर आप वापस से हमारा अपमान कर रहे हैं। अरे पता नहीं यार, अब एक सर आप सबसे से भी ज्यादा अपमान कर पहली रहे हैं। क्लास में सिखाया है, इसीलिए उन्हें बहुत सिखाया ये सब चीजें कि आप बाद में ये सब ना चल के
दिक्कतें आए छोटी छोटी कि हमको चार्ज नहीं पता, ये 10th वाले हैं, कुछ नहीं आता यार, कुछ नहीं आता। वैसे सर बात आपने करते हैं, रिकॉर्डिंग आपने भेजी थी 10th तो वाला आया था लेक्चर हमको। भेजा रेट था में तो ना कुछ ज्यादा चार्जेस बताए हैं। सर। तूने 10th वाले में तो सर आपने उनकी ऐसी बेइज्जती करी, आपने बोली कि 8th का लेक्चर भेज देंगे आपको। 8 का लेक्चर भेजा था उनको, फिर 8 वाला पढ़ा उन्होंने, नहीं आता, सही में नहीं आता यार। चलो बढ़े आगे फिर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ। वीक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीट। एक बार यार सर इसका आपने देख लो क्या क्या पढ़ा दिया सर अभी? सर 15 मिनट पहले सर मैं चला यार, गया था। प्लीज यार, तो मैं वीडियो भेजूंगा ना यार। अब बेटा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता यार, मतलब ऐसा क्या, कुछ खिलाया पिलाया भी तो नहीं है यार तुमने यार, फिर बात करते हो यार। सर क्रेडिट पर देनी पड़ेगी। अभिषेक मैं वीडियो भेज दूंगा यार, ठीक है राइट तुम्हारा। मांग रहे हैं सर। सर वो सर स्कूल की क्लास थी सर, तो अटेंडेंस लगा के सर आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल की क्लास इंपॉर्टेंट है, हमने बोला है। नो सर, सर अटेंडेंस लगाना इम्पोर्टेंट था सर, मैं छोड़ के आ गया। देखो ये वाले फुल्ली आयनाइज्ड होते हैं, यहाँ पर सॉरी यार, यहाँ पर ये जो होगा आयनाइजेशन ऐसे होगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम के साथ बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों चलता है। तो ये फुल्ली आयनाइज्ड होते हैं, और ये पार्शियल आयनाइज्ड होते हैं, और ये फुल्ली आयनाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो फुल्ली आयनाइज्ड का मतलब वो सीधे सीधे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह से ट्रीट होगा, और पार्शियल आयनाइजेशन के साथ वो वीक बेस के साथ ट्रीट होगा, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया। अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस बेस्ड ऑन देयर कंसंट्रेशन। तो दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन में यार एक डाइल्यूट होगा, एक हमारा कंसंट्रेटेड होगा। ये तो स्तव्य शुक्ला ही बता देगा। क्या बताएगा स्तव्य क्या होता है? स्तव्य यस सर। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड बेसिस क्या होते हैं? सर कंसंट्रेटेड बेसिस वो होंगे जो कि जिनका टेस्ट ज्यादा बिटर होगा, वो ज्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे। और सर डाइल्यूट होंगे जो कि उसके कंपैरेटिव लेस प्रोड्यूस लेस बिटर होंगे और बेटा लेस। बोल्ड हो गए तुम। और बताओ कोई और बोलेगा? तुम 2 मिनट बाद ऐसे उल्टी बात कर रहे हो, थोड़ी देर पहले तुमने कुछ और बोला था। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब तुमने मतलब ही चेंज कर दिया। सर कंसंट्रेटेड मैं बताऊं दोबारा से सर, एक्चुअली उसमें वाटर की वैल्यू कम होगी, बेस की वैल्यू ज्यादा होगी, और डाइल्यूट में वाटर की वैल्यू ज्यादा, बेस की वैल्यू कम होगी। हाँ कंपैरेटिवली, ठीक है। सही है, Yes, सबको sir. समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। सर आयंस वाला गलत बोला था क्या? आयंस वाला यार वीक और स्ट्रॉन्ग में पढ़ते हैं अपन। ओके सर। सर पर डाइल्यूट कंसंट्रेटेड में भी तो थोड़ा सा वीक स्ट्रॉन्ग आ जाता है। हेलो। हाँ रुको भैया रुको। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में यार, कंसंट्रेटेड का मतलब कम उसमें कम एसिड है, कम हमारा वाटर है, बेस थोड़ा ज्यादा है। जो डाइल्यूट होगा उसमें बेस की परसेंटेज थोड़ी कम होगी, वाटर ज्यादा होगा। और कंसंट्रेटेड में बेस की परसेंटेज ज्यादा होगी, वाटर कम होगा। तो दोनों उल्टा होगा, तो जैसे सेम एसिड में बताया था वैसे बेस में भी है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब ज्यादा होगा तो ज्यादा OH प्रोड्यूस करेगा, वो तो एक अलग चीज हो गई यार। लेकिन OH में अब हो सकता है NH4OH का कंसंट्रेट सॉल्यूशन बना दिया गया हो, तो तुम क्या कहोगे? ज्यादा OH प्रोड्यूस करेगा वो? गलत कह रहे हैं क्या? अरे यार NH4OH भी तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना सकता है। अगर तुम इस टर्म से डिफाइन करने लग जाओगे कि ज्यादा OH प्रोड्यूस करेगा तब वो कंसंट्रेटेड रहेगा, तो फिर तो भैया हमारा NH4OH भी ज्यादा Yes, प्रोड्यूस sir. करना चाहिए। तो उसका अमाउंट ले लेंगे ज्यादा और सॉल्वेंट का कम ले लेंगे, अमाउंट वो ले भी लेंगे तो concentrated हो फिर गया। तो गलत हो गया ना। तो बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन में हमारा ज्यादा, यार इधर उधर मत करो, वाटर से ही रिलेट करके चलो, ठीक है। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस बेस्ड ऑन द बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस और एल्कलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिसिटी। अच्छा एल्कलीज बार बार क्यों आ रहा है पता है? ओके सर, वाटर भी आयनाइज्ड होंगे। हाँ क्योंकि आयनाइजेशन पे हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एल्कली होते हैं वही आयनाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम एल्कली की बात बार बार करते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एल्कली में अगर हम बात करें तो एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक NaOH प्रेजेंट है तो कितने एसिड से रिएक्शन कर सकता है, कितने H+ से रिएक्शन कर सकता है ये? सर एक ही से कर सकता है। तो ये क्या हो गया? मोनो एसिडिक बेस।
वहां क्या था, मोनोबेसिक एसिड था, आज हमारे पास मोनो एसिडिक बेस हो गया। अगर कोई पार्टिकल अगर मेरे पास मान लो CaOH का होल ट्वाइस है तो कितने एसिड से कितने H+ से रिएक्शन कर सकता है? 2H+ से। और कितने वाटर प्रोड्यूस कर सकता है? सर 2। ऑब्वियसली जब 2 से करेगा तो 2 ही तो प्रोड्यूस करेगा, तो 2 करेगा तो यहाँ पर 2H2 है, तो इसको बोलेंगे डाई एसिडिक बेस। यार किसी को ऐसा क्या समझ नहीं आ रहा है? बाकी तो म्यूट करके सो गए यार। कुणाल, मदन वदन, सब पता नहीं क्या कर रहे हैं जिंदगी में। गर्वित गुप्ता, शरद सिंगल, पता नहीं क्या करोगे तुम यार। मत आया करो बेटा, या जबरदस्ती कौन बुलाया तुम्हें? वीडियो ऑफ करके सोते रहते यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? लाइट चले गई। कोई एक्सक्यूज नहीं यार, लाइट हमारे यहाँ भी जाती है कि मैं खोल के बैठा हूँ वीडियो, ऐसा बात कर रहे हैं यार, टीचर होके बोला हुआ है वीडियो, ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं AlOH का होल साइज जैसे है, तो कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद ही बात करनी है कि कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद ये कितने H+ से रिएक्शन करेगा? 3H+ से। 3H+ से। तो बेटा कुल मिला के ये तो हमारा एसिडिक बनाने के लिए कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो हमारा बेस्ड ऑन द एसिडिसिटी होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। क्लासिफिकेशन, आप 1 मिनट का मुझे मौका दें, मैं करता हूं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एसिडिसिटी। तो पहला क्लासिफिकेशन है, पहला टर्म है, इफ one molecule of a base on complete ionization gives 1 OH- ion, then it will be called as monoacidic base। ठीक है, if one molecule of a base on complete ionization gives 1 OH- ion, then it will be called as the monoacidic base। क्योंकि एक OH- ion निकलेगा तो एक ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और एक ही वाटर बनाएगा, इसलिए इसको कहते हैं मोनोएसिडिक बेस। कोई दिक्कत है क्या? ओके नहीं सर। नहीं सर। पता नहीं यार, चलो बात करते हैं। जैसे हमारे पास NaOH है, NaOH टूटेगा तो एक Na+ देगा और एक OH- देगा, तो टोटल नंबर ऑफ OH- इसके अंदर एक ही आएंगे, इसलिए इसको मोनोएसिडिक बेस बोलेंगे। ठीक है बेटा, और ये मोनोएसिडिक बेस का जो आयनाइजेशन होता है वो सिंगल स्टेप में होता है, क्योंकि एक ही OH निकलना होता है, जब चाहा फेंक दिया निकाल के, तो ऑब्वियसली इसके पास जो स्टेप होगा वो एक ही होगा। अगर 2 होगा या 3 होगा तो वहां पर कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोनोएसिडिक बेस। कोई बताएगा व्हाट इज द डाईएसिडिक बेस? If one molecule of a base on complete ionization gives 2 OH- ion, then it will be called as diacidic base। ठीक है, तो डाईएसिडिक बेस में अगर मैं बात करूंगा तो डाईएसिडिक बेस में कितने स्टेप में आयनाइजेशन होना चाहिए? 2 में। 2 steps। पर 2 में सर, फॉर एग्जांपल बैरियम हाइड्रोक्साइड ले लें अगर, तो सर वो 2 में ही होगा। सर 2 में। और डाईएसिडिक बेस जो होगा वो 2 OH- आयन देगा, इसलिए उसको डाईएसिडिक बेस बोलते हैं। ट्राईएसिडिक बेस वो बेस होता है जिसके पास 3 OH- आयन निकलते हैं एक बार कंप्लीट आयनाइजेशन पे, उसको ट्राईएसिडिक बेस बोलते हैं। और शायद आप IGSO का बैच है यार, तो इतना तो कवर कर ही सकते हो अगर मैं छोड़ दूं ट्राईएसिडिक बेस वगैरह पे। ठीक है, तो एक बार पढ़ तो सकते हो, कुछ है तो नहीं, पढ़ने वाली बात है, तो सीरीज है यार, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है बेटा, चलो कितने बच्चे ऐसे हैं जो छोड़ के भाग गए IGSO? 4 बच्चे आज ही आज छोड़ के भागे। 22 सर पे 10 बच्चे सर, 27 या 29 सर, थे शायद 27 के शुरुआत आसपास में। थी। तो ने ऐसा तो कुछ नहीं बताया केमिस्ट्री में यार कि कुछ कोई छोड़ के भाग जाए यार। यार मोल कॉन्सेप्ट यार तुम लोगों की समझ में आया ना यार? हमें तो आया। यस सर। हाँ
मोलरिटी में मेरा दिक्कत है। दिव्यांशु शर्मा समझ में आया? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर अभी कोई नहीं है सर। सर वो क्या है ना, टेस्ट में क्या है सर, वो फॉर्मूले ही भूल गए हम सर, फॉर्मूले की दिक्कत थी सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज बात करते हैं। एसिड और बेस तो हो गया, शायद हमारे पास कुछ और है नहीं इधर। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। यार जो क्वेश्चन है इसमें करते जाना, सॉल्ट एग्जांपल वगैरह, अगर कुछ मिलेगा ऐसा जो नहीं हो पा रहा है तो भैया हमको बता देना है, बाद में मत कहना कि हमने नहीं बता पाया, वंचित रह गए। सर कल की डीपीपी के क्वेश्चन सर पर्सनल में पूछ लें कि अभी पूछ लें डाउट में? पर्सनल में पूछ लेना, ऐसा कुछ होता है तो। क्या टिंचर वगैरह के क्या बोल रहे हो? क्या हो गया सर? कौन से डीपीपी के? रेडॉन वाली डीपीपी? हाँ कल ही यार जिनको मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग के जो 2 चैप्टर हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर इन अवर सराउंडिंग, दोनों वहीं पे कवर कर लेना, ताकि बार बार ये रिवर्स ना होना पड़े। एक पार्ट अपना मैटर वाला कवर रहेगा तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं होगी। अब ये मत, अब मैं तेजी ताकि पढ़ा पाऊँ क्लास में जाके, मतलब 10 लेक्चर में अगर 5 लेक्चर पढ़ाऊं तो 5 लेक्चर में दोनों खत्म कर दो, दोनों टॉपिक, ऐसा पढ़ के रखना उसको, ठीक है? तो इसलिए मैंने कुछ छोड़ा नहीं उधर में। और इसीलिए जब आता हूँ ना क्लास में तो मेरे को लगता है रेडॉन में मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता जाऊं। जब बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं तब लगता है कि फिर से मैं वापस आऊं ट्रैक पे, क्योंकि टाइम है तो तुम्हारे लिए मैं अच्छा सोचता हूँ यार। अब तुमको मैं बुरा लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ, पता नहीं यार, लेकिन वहां मैं अच्छा सोचता हूँ। सबसे अच्छे लगते हो सर आप सबसे बढ़िया सर। अब पता नहीं, लेकिन मैं वहां पे सोचता हूँ यार कि केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। वो तो अच्छी लगती है सर। केमिस्ट्री तो बढ़िया है सर, फिजिक्स से थोड़ा नीचे है लेकिन बढ़िया है। फिजिक्स अच्छी लगती है, फिजिक्स ज्यादा अच्छी लगती है। सामने देख लो, सामने पढ़ाई केमिस्ट्री की। नहीं सर, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो सही बात है। पीछे भी कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सर सामने। सर पीठ पीछे नहीं करते सर, हम सामने बोल देते हैं सर। अंडर एस्टिमेट कर दिए यार। नहीं सर, मेरे को थोड़ा सर फिजिक्स अच्छी लगती है और क्या बोल सकते हैं सर, केमिस्ट्री सेकंड नंबर पे है ना, उसे सेकंड प्राइज मिला। सर सॉरी पर मेरी थर्ड पे है। धन्यवाद। रेडॉन वाली फर्स्ट नंबर पे, आईजीएसओ की थर्ड नंबर। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी आपने बताया था ना कि आपके चैनल पे वो डली है एसिड बेसिस एंड साल्ट की प्लेलिस्ट, एसिड बेसिस एंड साल्ट की प्लेलिस्ट डली है ना आपके चैनल पे। हाँ। तो सर वो किस नाम से डली है, सॉल्यूशन के नाम से क्या? नहीं, एसिड बेस सॉल्ट के नाम से डली एक प्लेलिस्ट, एक बार देखना उसमें। सर अभी देखा तो वो नहीं मिली। श्योर मैंने डाली हुई है, श्योर है यार, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है थोड़े दिन पहले। चलो कोई बात नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी से बात करते हैं। बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन वाले की डाउट्स की पूछ रहा था सर, उसमें एक क्वेश्चन में डाउट था। अच्छा बैलेंसिंग वाला, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज दूंगा, बोल मेरे को बताना। चलो बात करते हैं इधर एसिड्स पे। मेटल जो रिएक्शन होती है बेटा, सबसे बड़ी रिएक्शन जो है आपकी मेटल एसिड की वो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वजह से। कभी क्या क्लास में बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? यस सर। नहीं सर। कौन बोला यस सर? नो सर। क्लास 8th वाला भी नहीं बैठा कोई इधर? लिथियम पोटेशियम वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ सर वो तो बताया आपने। पक्का बताइए क्लास में। यस सर। क्या सर? रेडॉन ने बताई है मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? नो सर। नो सर। नो सर। तुम आपस में सहमत नहीं हो यार, पता नहीं क्या करते हो। बेइज्जती करनी है तो सर लेक्चर ही भेज देना आप। पोटेशियम। मेरी तो बेइज्जती नहीं होगी, किसी की हो चाहे ना हो। सर आप एफई के ऊपर आएगा सर, ऐसा शायद से। तो आप रियलिटी बताओ अपने से याद कैसे कर लिया? कोई यार भूल जाऊंगा, 2 मिनट को लिखने दो पूरी पहले। सर ये तो आपने पूरी पीरियोडिक टेबल लिख डाली। नहीं, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। सीरीज में जो ऊपर से नीचे तक मेटल है तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी बहुत सारे अभिन्न गुण है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है, जो ऊपर वाला जो मेटल है ना लिथियम, उसके पास जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है। जो सबसे बॉटम पे है सोना,
AU जिसको बोलते हैं, या सबसे गोल्ड, कम रिएक्टिविटी। वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। आपको पता भी होगा ये सब चीजें कि घर में आभूषण बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि सोना बहुत जल्दी गंदा नहीं होता है, इसलिए वो एक अच्छा आभूषण माना जाता है। इतना कॉस्टली भी होता है। कॉस्टली में चलो कॉस्ट के होने के 2 रीजन हो सकते हैं कि अकरेंस कम है या पाया कम जाता है, दूसरी बात इसमें इतनी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसको कॉस्टली मतलब सेल करते हैं लोग। तो AU जो है, या प्लीज वेट यार, AU जो है उसके पास रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो सबसे ऊपर लिथियम है, उसके पास रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। पोटेशियम, लिथियम, बैरियम, इनके पास जो रिएक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो आप एक बार इसको देखना, रिएक्टिविटी सीरीज को ऊपर से नीचे तक याद करने का तरीका यार मेरे पास एक है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो चीज समझ में आएगी। देखता हूं इसमें रिएक्शन, अगर ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज क्लियर हो गई, मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री की 500 रिएक्शन तुम लिख सकते हो। 500 रिएक्शन इसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे मिनिमम 500 रिएक्शन। बताइए तो सर, ऐसी बात कर लालच तो दे ही दिया। हाँ जी बताइए सर। आपने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है, सर उसमें CD जो है वो सर Fe के नीचे आएगा? यस सर। और सर Zn के बाद Cr और Fe आएगा। Zn के बाद सर Cr और Fe। ठीक है, Zn के बाद Cr आएगा और CD कहाँ आएगा? Fe के बाद CD आएगा। सर Fe के बाद CD। यार एक बार बताएं, एक आध दो में परेशान मत हो ना, मैं तो बता दे रहा हूँ। ये एक आध दो जो तुम्हें दिखाई पड़ रही है वो Cr वगैरह कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। तो रिएक्शन जिसकी होती है उस पर ध्यान दो। मैं कोई जितना रिएक्शन जितने होती हैं मतलब सोडियम, पोटेशियम और इनकी मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, बैरियम की, लिथियम की, और नीचे आपकी Hg की, Ag की, Pt की, और क्या कहते हैं Sn की, तो इनकी रिएक्शन होती है, कम से कम उस पर ध्यान दो। बाकी जो है तुम बता सकते हो। एक बार Zn के नीचे Cr है, फिर Fe है, और क्या चेंज करवाना चाहते हो? सर Fe के बाद CD। Fe के बाद CD। ठीक है, अभी सही है? यस सर। यस सर। चलो एक वर्ड है यार मैंने जो बनाया हुआ है उसको ऐसे याद कर लेना बस। बाकी YouTube पे देखो तो बहुत सी चीजें हैं। सरकाना। यार कुछ भी बोला है, कुछ भी है, ये कुछ भी लिखा हुआ है, तो प्लीज यार ऐसे मत सोचना। हमें तो याद हो गया था। सर ये सीन से याद हो गया। लिखबा, इसको मैं गाने की तरह याद करता था यार। लिखबा सरकाना मंगल मंजन सर पे सड़कों निसन पब। बस अब हाइड्रोजन वाले, हाइड्रोजन नीचे तो थोड़ा बहुत गाली वाली है तो मैं नहीं बता सकता, तो देख लेना यार अपना। तो यार वो जो नीचे वाले है उसको मैं थोड़ा अपने टर्म में याद किया है, तो मैं तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता यार ऐसे। सर 8th वालों को निकाल दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए फिर लीजिए। भैया 8th वालों को पता है ये बात जो ये सामने लिखा हुआ है, तुमको पता है? उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है। नहीं सर, इसके आगे वाला, इसके वाला नहीं तो तुम बड़े नहीं हो गए हो यार कि मैं तुम्हारे सामने डिस्क्लोज कर दूं। सर गलत बात हो जाएगी। नहीं तो है सर। नहीं तो इसको अपना याद कर लेना भैया। 2H के नीचे वाले याद कर लेना। 2H सड़कोनिसन के बाद पब था ना शायद। हाँ पब था, पब तक तो हमने बता दिया है। पब के बाद देखना याद कर लेना। सर इसका भी बता दो। लाइन वाइज से बहुत मुश्किल से याद होते हैं। सर एक बार पैसे हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो गई। तो जरा थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे क्या? 8th वाला कोई बताएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी? शॉर्ट फॉर्म याद है? बताओ। लिखवा काना मंगल मंजन सल्फेट षटकोनिसन पीबी और फिर हाइड्रोजन।